हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी? होपफुली सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। एक बार अपन आंसर की से थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं। कुछ चीजें जहां न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जिनको एक्सप्लेन करने की अपने को आवश्यकता होगी, उनको एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक बार आंसर की से अपन लोग गो थ्रू होते हैं। उसके बारे में डिटेल से अगर नॉलेज या कहीं भी आपके थॉट में कॉन्फ्लिक्ट आता है या कंसेप्चुअल कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से जुड़े रह सकते हैं। उसके क्लैरिफिकेशन पे भी अपन लोग बात करेंगे। ठीक है। पेपर के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। पेपर कंसेप्चुअल साइड ज्यादा है, थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ज्यादा है, इसलिए किताबें पढ़ने से कुछ जो डेटाज हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, उन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सारा ओवरऑल मिक्स है पेपर के अंदर। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, थ्योरेटिकल एनालिसिस भी है, इंफॉर्मेटिव बेसिस डेटाज भी हैं, वो भी पूछे गए हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल पैकेज ही अपने को पढ़ना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट के साथ में थोड़ा कंसेप्चुअली डीलिंग थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि अपन लोग आने वाले ऐसे फ्यूचर एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। ठीक है। पहले क्वेश्चन से अपन लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट अपन लोग जहां पे टाइम थोड़ा शॉर्ट लगा के अपन लिखते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा अपन वीडियो बनाना नहीं चाहते। Which one among the following is the correct conclusion for empirical relation R proportional to A/3? तो इसमें अपने पास में जो अप्रोप्रिएट जा रहा था वो ये जा रहा था, न्यूक्लियर डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। कैसे कांस्टेंट है देखो, अपन बात करते हैं कि अपन लोग बोलते हैं रो इज इक्वल्स टू एम बाई वी होता है। ठीक है। अच्छा, एम कैसे निकालें? जैसे इसमें जो मास नंबर इसका है, मास नंबर ए के बराबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का सम है। एवरेज मास जो होता है वो लगभग 1 U के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, 1.0067 ऐसे बन जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली पास पास आता है। वॉल्यूम लिखेंगे तो ये अपने पास में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। आर क्यूब आएगा तो मैं यहां से बोल सकता हूं आर नॉट ए की पावर 1/3 का पावर 3 आएगा। ठीक है। तो अपने पास में ए बन गया, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जो डेटा बनेगा वो डेटा अपने पास में कांस्टेंट डेटा बनेगा, और ये जो कांस्टेंट बनता है ये अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 14 kg पर मीटर क्यूब के आसपास बनता है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन ध्यान है। इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि किस एलिमेंट का न्यूक्लियस है, सभी जो अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इज दिस क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। pertaining to the gamma emission from an excited nucleus, which one among the following is correct? तो सबसे पहले तो गामा एमिशन की बात ही कर लेते हैं। गामा एमिशन का मतलब गामा फोटोन होता है। फोटोन चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल है, तो ना तो मास नंबर को इफेक्ट करेगा, ना ही अपने पास में चार्ज नंबर को करेगा। ये केवल और केवल किसी भी एटम को, न्यूक्लियस को जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, अदर एनर्जी स्टेट्स में है, उसको अपने ग्राउंड स्टेट पे ले आता है। मास नंबर और ये सब कोई चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ओनली इंटरनल एनर्जी स्टेट ऑफ न्यूक्लियस विल चेंज। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके आर फंडामेंटली रैंडम। देखो, आप जब भी पढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिव डिके के जब भी जाएंगे, न्यूक्लियर रेंजेस के अंदर जाएंगे, तो वहां पे अपने पास में ये जो इसका रीजन होता है वो डिके प्रोबेबिलिटी इज इंट्रिंसिकली क्वांटम मैकेनिकल होता है। क्वांटम मैकेनिकल, आप थोड़ा सा थ्योरी इसके बारे में आप सिलेबस के अंदर पढ़ते भी होंगे, और ध्यान नहीं है तो उस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। क्वांटम मैकेनिकली ये चलता है। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन फॉर्म्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ, कि अपने पास में जो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन किस कारण से होता है, ये अपने को थोड़ा सोचना है। बात सुनो, देखो। ये कह रहा है एक्सटर्नल वोल्टेज रिमूव्स कैरियर्स, कैरियर स्टॉप्स मूविंग। ये कह रहा है कि बाहरी वोल्टेज वाहकों को हटा देता है, बाहर अचानक चलना बंद कर देते हैं, वाहक अचानक चलना बंद कर देते हैं। वाहक प्रसार एवं आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है जो आगे प्रसार का विरोध करता है। ये सही रीजन है, और आप लोगों को मैं बता भी देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपने पास में जब भी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं तो अपन लोग ये बोलते हैं कि भी अपने पास में एक रीजन पी रीजन होता है और दूसरा एन रीजन होता है। तो पी में मेजर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, इस वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, इसका मतलब इसमें ये मेजर है तो इनका डिफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का एन से पी की साइड होगा, होल्स का पी से एन की साइड होगा। डिफ्यूजन के दौरान इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और रिकॉम्बिनेशन होने के कारण इसमें जो अपन ने डोनर इंप्योरिटी एटम्स ऐड करे थे उनके कारण अपने पास में यहां से, और इस वाले में एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स के कारण प्लस और माइनस की लेयर बनती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है इस जंक्शन के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। तो अब ये क्या करेगा, जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और होल्स को अपने आप से दूर ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस पे इधर लगेगा।
और इस पे इधर लगेगा, इसका मतलब इस डिफ्यूजन का अपोज करेगा, और डिफ्यूजन का अपोज करेगा तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और इसमें जो माइनर चार्ज कैरियर्स थे उसके कारण कंडक्शन करंट जो होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट पे पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन पे कंडक्शन और डिफ्यूजन करंट जो होता है उन दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, और जंक्शन से नेट करंट कितना फ्लो होने लग जाता है, जीरो होने लग जाता है। ठीक है, अपने ईएमआरएस डिस्कस किया था, उसमें भी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। तो जब इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है तो अपन लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट ड्यू टू माइनर चार्ज कैरियर्स विल बिकम इक्वल टू डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजर चार्ज। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डज नॉट वायलेट एनर्जी कंजर्वेशन द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट। देखो एम्पलीफायर के बारे में, एम्पलीफाई का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ जो होता है वो एम्पलीफाइड करता है, और एम्पलीफायर सर्किट का ये कंट्रीब्यूशन होता है लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में बिना किसी एनर्जी लॉस के एक्सटर्नल पावर पुश की हेल्प से, एक्सटर्नल पावर सपोर्ट की हेल्प से ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में भेजता है। इसका मतलब अपने पास में इसमें जो ऑप्शन जा रहा था वो थर्ड ऑप्शन जा रहा था, एक्सटर्नल पावर सपोर्ट के साथ में सिग्नल स्ट्रेंथ को, एम्पलीट्यूड्स को ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। बाकी वर्किंग वगैरह सिलेबस के अंदर आप लोग खूब पढ़ते हैं, तो ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज जनरली फेल टू प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट। देखो इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, इंटरफेरेंस एक्चुअल में लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी इसके अंदर कंजर्व रहती है, तो मीडियम के कुछ प्लेसेस पर इंटेंसिटी मिनिमम आती है, कुछ पे मैक्सिमम आती है, कुछ पर इन दोनों के बीच में किसी भी वैल्यू पर आ जाती है। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में मीडियम के जिस पार्टिकल पर मिनिमम है उस पर हमेशा मिनिमम बनी रहेगी, जहां मैक्सिमम है वहां हमेशा मैक्सिमम बना रहेगा। तो इसका रीजन क्या है, जैसे मान लो दो अलग अलग सोर्स होते हैं, दो अलग अलग सोर्स होते हैं, और मान लो मैं पहले सोर्स के कारण लिख देता y1 बराबर a1, और यहां मैं लिखता साइन, यहां लिखते ओमेगा 1t, ठीक है, और प्लस में मैं लिख देता कि x1 पहले सोर्स से डिस्टेंस है, y1 पार्टिकल का वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं y2 लिखता तो ये मेरे पास आता a2 साइन, यहां पे मैं लिखता ओमेगा 2t, प्लस में यहां पर आ जाता कि x2 यहां उस सोर्स है, डिस्टेंस है, अपने ये दो सोर्सेज मान लेते हैं, पहला सोर्स s1 है, दूसरा सोर्स s2 है, तो अपने पास में एक से डिस्टेंस मैंने x1 माना, और हालांकि वेव इक्वेशन आपको आती होगी तो इतना लिखने की मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बात सुनो ध्यान से सारे, अब ये इसका फेज है, एसएचएम का फेज है, पार्टिकल की एसएचएम का। ठीक है, तो अगर इन दोनों में मैं लिखूं तो ओमेगा 1t प्लस का के x1 यहां पर आ जाएगा, माइनस का ओमेगा 2t माइनस का के x2। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस लें तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी आ गया, प्लस में यहां के कॉमन आ गया और x1 माइनस x2 आ गया, जिसको मैं डेल्टा x लिख सकता हूं। अब देखो अगर मान लो मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं, यहां वाले पार्टिकल की बात करूं, तो यहां वाले पार्टिकल पे पार्ट डिफरेंस तो फिक्स रहेगा, x2 माइनस x1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हुई तो टाइम के साथ में ये वाला टर्म वेरी करेगा, ये वेरी करने से ये फेज डिफरेंस वेरी करेगा, और फेज डिफरेंस अगर वेरी करेगा इसका मतलब यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर फाई टाइम डिपेंडेंट हो गया, अगर फाई टाइम के साथ चेंज कर गया तो यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही वेरी करेगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरी करेगा इसका मतलब ये हो गया यहां पे अलग अलग टाइम पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग आएगी, जो कि इंटरफेरेंस की कंडीशन नहीं है। इसका मतलब अपने पास में इसका जो ऑप्शन बन रहा था वो ऑप्शन बन रहा था थर्ड, रिलेटिव फेज बिटवीन सोर्स चेंजेस रेंडमली विद टाइम। अगर ओमेगा अलग अलग होगा तो टाइम के साथ में फेज डिफरेंस चेंज करेगा। क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगर एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस लाइज इज, भाई देखो क्या होता है, डिफ्रेक्शन पैटर्न भी किसके कारण आता है, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ही आता है। जो अपने पास में किसी भी एक वेव फ्रंट से, जिसको अपन स्प्लिट करके मल्टीपल वेवलेट्स चलाते हैं, उनके सुपरपोजिशन से अपने डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है, जब सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन अपन पढ़ते हैं, इसका मतलब इंटरफेरेंस के कारण ये जस्टिफाई होता है। तो डिफरेंट फिजिकल लॉज ये तो है नहीं, डिफरेंट वेवलेंथ इन्वॉल्व ये तो होगा ही नहीं, वेवलेंथ तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए अपन पढ़ते हैं जब एक बार डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ते हैं, तो ठीक है। नंबर एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, ये बिल्कुल सही बात है कि अपने पास में जो डिफ्रेक्शन है उस डिफ्रेक्शन के अंदर क्या है, इंटरफेरेंस में तो क्या था, दो पर्टिकुलर सोर्सेज थे, उससे चलने वाली वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन हुआ था। यहां जब भी आप सिंगल स्लिट बनाते हैं, याद करो एक ही वेव फ्रंट के अपन लोग अलग अलग वेवलेट्स के बीच में सुपरपोजिशन पढ़ते हैं, पार्टीशन इसका लेते हैं, तो ऑप्शन अपने पास में कौन सा जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल से अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट। याद करो एक जनरल आप टॉपिक पढ़ते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ का प्रूफ पढ़ते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन।
क्या पढ़ते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन से। ब्रेग्स इक्वेशन भी बनती है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन के अंदर, है ना। तो अपने पास में इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला आता है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू वेव। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही पार्टिकल, दोनों ही नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव भी चलता है ना। तो अपने ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टिकल डिस्क्रिप्शन बिकम्स इनवैलिड, ये तो गलत बात है। कणीय वर्णन अमान्य हो जाता है, नहीं होगा भाई, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स एक्सिबिट्स बोथ द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन मेजरमेंट, बिल्कुल डिपेंड करता है भाई साहब। अपन लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और कौन सी नेचर भी शो करेगा, वेव नेचर भी शो करेगा, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। 9 है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स ऑन, सब जानते हैं, बोलो किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पे, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 में क्या कह रहा है? Pertaining to the atomic stability according to Bohr model, which one among the following is correct? एटॉमिक स्टेबिलिटी क्या है भाई? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की अनस्टेबिलिटी को तो इसने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करते हैं वो ऑर्बिट्स कैसे होने चाहिए, स्टेबलाइज होनी चाहिए, एनर्जी फिक्स होना चाहिए, स्टेशनरी वेव जिसके अंदर फॉर्मेशन बनता है, एनर्जी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तो अपन ये कह रहा है कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। ये अगर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज करके करते हैं, बेसिक सी बात है, मैं कुछ ज्यादा इसमें बताना भी नहीं चाहता आपको, तो आपने अंडरस्टूड है इसमें, तो थोड़ा सा इतना तो अपन पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये कह रहा है लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सर्ट्स ए प्रेशर, विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस। देखो बात सुनो सारे, कि अपने पास में अगर लाइट इंसिडेंट ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सर्ट्स ए प्रेशर, तो देखो शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा कि अगर मान लो अपन लाइट करते हैं, लाइट को पार्टिकल के फॉर्मेट में मान लेते हैं, फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन क्या करता है भाई? मोमेंटम कैरी करता है। तो जैसे ही इसके ऊपर टकराएगा तो इसका मोमेंटम होता है h बाई लेमडा, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो अपने पास में यहां से ये h बाई लेमडा से रिफ्लेक्ट भी और करेगा, माइनस आई कैप, और ये वाला मैं आई कैप मान लेता हूं। तो यहां पर जो मेरे पास में चेंज इन मोमेंटम आएगा वो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ h बाई लेमडा आई कैप आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम इंटरचेंज हुआ कुल मिला के। जहां मोमेंटम में चेंज आएगा वहां पर एक पर्टिकुलर फोर्स भी अप्लाई होगा, और फोर्स अप्लाई होगा तो प्रेशर भी अप्लाई होगा। तो अपने पास में जनरली अपन ये बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ रेडिएशन रिवर्सेस अपॉन रिफ्लेक्शन। जैसे ही टकराते हैं मोमेंटम क्या करता है? रिवर्स करता है। इसका मतलब एक चेंज इन मोमेंटम आता है, चेंज इन मोमेंटम के कारण अपने पास में एवरेज फोर्स आता है, एवरेज फोर्स आएगा तो प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो मैं तो आंसर लगा करके निकलूंगा। फर्मेट्स प्रिंसिपल में आप लोग ध्यान है, ऑप्टिकल पाथ को डिफरेंशिएट करके मिनिमम और मैक्सिमा की कंडीशन अपन लोग निकालते हैं। उसी की वजह से रिफ्लेक्शन लॉ भी प्रूव होता है, स्नेल्स लॉ भी प्रूव होता है, सारे प्रूव होते हैं। डी बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ, उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाते हैं। तो अपने पास में यहां से विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फिनोमिनन रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड मिरर्स। तो अपने पास में बोल सकते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। टॉपिक पढ़ा हुआ होगा आपका, थोड़ा सा मैं ये मानता हूं ये 11-12 के लेवल से थोड़ा सा आगे का सवाल आ गया आपके लिए, लेकिन इतना तो अपन लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं इतने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फिनोमिनन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज एंड ऑप्टिकल सिस्टम। क्या होता है भाई रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइट रे को अगर सेम पाथ भी रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि अपने पास में यहां से मैं बोलूं कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं, मान लो ये एंगल आई लिया और अपने पास में एंगल आर लिया, और यहां से जैसे लाइट रे टकराई इसी को मिरर लगा करके रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस मीडियम इंटरफेस पे क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो अब ये जो साइन आई अपॉन साइन आर था, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्शन है वो इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज हो गए तो क्या हो गया? पाथ भी वो का वो रहेगा, सेम रहेगा। तो अपने पास में यहां से लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, उल्टा लिखेंगे तो साइन आर अपॉन साइन आई। इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगा। कॉमन इंटरफेस पे जो पहले आई था अब वो आर बन चुका है, और जो आर है वो क्या बन चुका है? आई बन चुका है। क्लियर? तो अपने पास में एक ही कंडीशन बनता है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, लाइट रिट्रेसेस द सेम पाथ व्हेन प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन इज रिवर्स्ड इन लीनियर मोड। बिल्कुल सही बात है, लीनियर मीडियम है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। देखो एक बार थ्योरेटिकल से है, न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल पे भी डिस्कशन करेंगे। It has been observed that increasing aperture diameter of a telescope improves angular resolution. Which one among the following is the primary reason behind it? देखो क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो इमेज को क्लियर बनाने के लिए, ब्राइटन बनाने के लिए एपरेचर बढ़ा लेते हैं, और एपरेचर जितना ज्यादा होता है लेंस का उतनी ही ज्यादा उसके अंदर लाइट इंटेंसिटी एंटर करती है। ध्यान हो, एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं रेडियस ऑफ एपरेचर, जिसको अपन बोलते हैं, वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी लाइट रेज को वो कलेक्ट कर पाता है। तो अपने पास में मेरे ओपिनियन से जो इसका क्वेश्चन जाएगा
वो इमेज ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए बनता है, ताकि इमेज, पहली जो इमेज बनती है वो क्लियर बने, ताकि उसको अपन आई पीस से, आई लेंस से और ज्यादा मैग्नीफाइड और क्लियर मैनर में देख पाए। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो वही इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां का इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, और हमेशा ही मिनिमम बना रहेगा। और इंटरफेरेंस के बारे में अपन ये जानते हैं, इंटरफेरेंस एक्चुअल में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि एनर्जी लॉस होता है। तो अपने पास में, और ये पढ़ाते समय आपको ध्यान हो तो मैं पहला स्टेटमेंट ये बताता हूं, इंटरफेरेंस मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो टॉपिक तो अपन यहां पढ़ाएंगे नहीं, तो अपने पास में एक कंडीशन बन रहा है, बोलो कौन सा, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड स्पेशली वाइल टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करते हैं। 16 क्या देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ओरिजिन ऑफ डाईमैग्नेटिज्म इन एटम। अब क्या बताना है यार, डाईमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म पढ़ना। डाईमैग्नेटिज्म किस कारण से आता है, लेंज लॉ के कारण आता है, उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण इंडक्शन, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिंग फैक्टर के कारण ऐसा होता है। स्पिनिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण तो जीरो होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है तो क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ध्यान दो, इसका रीजन जो है इंड्यूस्ड ऑर्बिट करंट अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप पढ़ना डाईमैग्नेटिज्म के पीछे रीजन लेंज लॉ होता है ना। तो पूरा टॉपिक तो भाई अपन करेंगे नहीं, तो एक बार थ्योरेटिकल के तो टॉपिक कराने लगे तो डेरिवेशन बनेंगे, तो अलग अलग एक एक लेक्चर हो गया है डाईमैग्नेटिज्म पढ़ाने का मतलब, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए कंडक्टिंग लूप मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडर व्हिच कंडीशन अमंग द फॉलोइंग no induced current will be observed, the magnetic field is weak, the loop velocity is constant, circuit resistance is large, magnetic flux through the loop remains constant during motion। बिल्कुल सही बात है भाई। अपने पास में इंड्यूस्ड डीएमएफ की बात क्या करते हैं अपन लोग, इंड्यूस्ड डीएमएफ होता है डी फाई बी अपॉन डी टी। अगर मैं कह रहा हूं फ्लक्स ही कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहने का रीजन क्या होता है, इंड्यूस्ड डीएमएफ का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। इंड्यूस्ड डीएमएफ जीरो आएगा तो मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड करंट भी जीरो आएगा। यहां से आगे थोड़े न्यूमेरिकल आएंगे तो आराम से सोल्व करते हैं। तो अपने पास में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है थ्रू द लूप रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, फ्लक्स नहीं बदलेगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलो जी नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एन आइडियल इंडक्टर इज सडनली कनेक्टेड टू डीसी वोल्टेज सोर्स एट टी इक्वल्स टू जीरो, विच वन अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग। जस्ट आफ्टर बताना है, देखो बात सुनो। मान लो अपने पास में इंडक्टर है, और इंडक्टर में दोनों चीजें हैं, रेजिस्टेंस भी है इंडक्टेंस भी है। यहां मेरे पास में डीसी सोर्स है, यहां मैंने की लगाया हुआ है, थोड़े न्यूमेरिकल है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बातें, ठीक। सर्किट में टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट का वैल्यू जीरो है। अगर यहां ओनली रेजिस्टेंस होता, सर्किट में कोई अपोज नहीं करता, मैं की क्लोज करता, की क्लोज करते ही जस्ट इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता, तुरंत मैक्सिमम हो जाता। अब यहां क्या होगा, जैसे ही की को क्लोज करेंगे करंट जीरो से अचानक बढ़ना चाहेगा, अचानक बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये जो इंडक्टर लगा हुआ है ये रेट ऑफ चेंज इन करंट का अपोज करता है, तो ये करंट को अचानक से बढ़ने नहीं देगा। तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड मैं ये बोलूंगा इसके अपोजिंग के कारण, इस इंडक्टर के अपोज के कारण ये करंट फ्लो होने नहीं देगा। इसका मतलब सर्किट जो होगा वो ओपन सर्किट होगा, और इनफाइनाइट टाइम पे मतलब लॉन्ग टाइम बाद में इंडक्टेंस का इफेक्ट जो होता है वो हट जाता है, और इंडक्टर को अपन शॉर्ट सर्किटेड मान लेते हैं, और ये ओनली आर सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे अपन लोग बोलेंगे कि ये करंट को अचानक से मैक्सिमम तक नहीं जाने देगा, इसका मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, इंड्यूस्ड इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट टू द करंट। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या देखो ध्यान दो, इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट ऑपरेटिंग एट रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी होता है, और जो अपन इसको फेजर डायग्राम से शो करते हैं, मैं ये बोलता हूं वी एल बराबर होता है माइनस वी, मतलब दोनों बराबर होते हैं, दोनों का फेज एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट होता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कह रहा है पावर डिसेप्शन बिकम जीरो, गलत बात है भाई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। मैं कह रहा हूं जब ये कंडीशन आ जाती है रेजोनेंस की, तो एलसीआर सीरीज सर्किट का जेड जो होता है वो आर के बराबर होता है, और आर सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो पावर एवरेज कंज्यूम होगा, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव का वैल्यू होता है 1। और इस वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूं आई आर एम एस इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। सर्किट इंपीडेंस वेनिसेस कंप्लीटली, ये गलत बात हो गया, कंप्लीटली तो नहीं होगा क्योंकि जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा आर के बराबर। एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली एक्सचेंजेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड, ये शायद पूरा लिखा नहीं गया है। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स, कैपेसिटिव
इफेक्ट्स, ये तो गलत बात हो गया, दोनों बराबर ही आएंगे, तो वीएल और वीसी दोनों बराबर आएगा, तो शायद ये थर्ड रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, इसमें क्योंकि और जस्टिफाई हो नहीं रहा है। ये क्या कह रहा है, ऊर्जा लगातार विद्युत और चुंबकीय भंडारण रूपों के बीच अदला बदली करती रहती है। जो अपने पास में एल और सी लगे हुए हैं, तो एल और सी के अक्रॉस में मैं बोल रहा हूं वोल्टेज ड्रॉप दोनों के लिए अपोजिट फेज में आ रहा है, तो इनके अक्रॉस नेट वोल्टेज ड्रॉप बोलो किसके बराबर हो जाएगा, वीएलसी, तो 0 के बराबर हो जाएगा, और इनकी एनर्जी आपस में इंटरचेंज करती रहेगी, जिसको अपन एलसी ऑसिलेशन भी बोलते हैं, और सर्किट प्योरली किसकी तरह बिहेव करेगा, आर सर्किट। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड इट। देखो मैंने देख लिया, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि भी अपने पास में कह रहा है जो अपने वेव चलती है, तो वेव में आप याद करो मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट का मतलब हो गया टाइम के साथ इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंड्यूस करने में ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अपने पास में ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, और टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इंड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या देखो ध्यान दो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए होलो स्फेरिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। सेंटर पे रख दिया, चलो अभी बढ़िया बात है। तो सेंटर पे रखने के बाद में अपन लोग ये बोल सकते हैं कि भी अपने पास जो यहां से कंडीशन बनेगी, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज था, कंडक्टिंग सेल के पास में कोई चार्ज है, तो भाई क्या होगा, इस स्फीयर के कारण अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, बिल्कुल सही बात है। तो इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। अगर आप इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दो, रिलीज कर दो, तो क्या हो गया, यहां भी फोर्स 0 था, यहां भी फोर्स 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या हो गया इसका, जहां छोड़ा वहीं रह जाएगा, इसका मतलब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल। तो अपन लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, क्योंकि अंदर हर एक पोजीशन पे ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग अनइक्वल चार्जेस आर मोमेंटरीली कनेक्टेड ए थिन कंडक्टिंग वायर एंड देन सेपरेटेड अगेन। चलो अभी बहुत बढ़िया, अगर इन दोनों को अपन लोग कनेक्ट कर देते हैं, दो अलग अलग कंडक्टर हैं और दोनों के ऊपर चार्ज भी रहा होगा, याद करो मैंने क्लास में भी इस बात को पढ़ाया होगा तुम्हें, और मैंने बोला था जब भी इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो तब तक एनर्जी और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए तो शुरुआत में पहले ये रहा होगा, मान लो इसका पोटेंशियल V1 रहा होगा, इसका V2 रहा होगा, और V1 ग्रेटर देन V2 हुआ तो एक का घटेगा और एक का बढ़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल तो वेरी करेगा। ठीक है भाई, पोटेंशियल वेरी करेगा, दोनों पे चार्जेस भी रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। और इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको ध्यान हो, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 हो, इसका कैपेसिटेंस C2 हो, तो इसमें एनर्जी लॉस होता है, और उस एनर्जी लॉस को अपन लोग लिखते हैं 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और यहां पर आता है डेल्टा V का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई यहां, तो इसका मतलब ये कह रहा है इनमें से कौन सी राशि अवश्य घटेगी, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, नहीं भाई ये तो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन स्पेस, स्पेस की बात कर रहा है भाई साहब, टोटल चार्ज तो वैसे ही नहीं बदला, टोटल चार्ज नहीं बदला तो अपने पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई बदलाव आने वाला है नहीं। इसका मतलब ध्यान दो, पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर नहीं मस्ट नहीं है, एक का घट सकता है एक का बढ़ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये घटेगी, और ये एनर्जी जो लॉस हुई ये एनर्जी अपने पास में हीट एनर्जी की फॉर्म में स्पॉइल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है साहब, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23, पहले अपन पेपर कर लेते हैं, फालतू ज्ञान की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स which one among the following is the correct reason behind electric field lines never intersect one another। भाई इंटरसेक्ट करके तो क्या हो गया, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्या बोलते हैं कि भी हर एक पॉइंट पे अपने पास में जो टेंजेंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रेजेंट है तो इनका तो रिजल्टेंट बनेगा ना, रिजल्टेंट बनेगा तो इन आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अपन लोग बोलते हैं कि अपने पास में फील्ड मैग्नीट्यूड वुड डाइवर्स, चार्जेस वुड आवेश नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट मस्ट हैव ए यूनिक डायरेक्शन। देखो इस पेपर में एक खासियत है, जो ऑप्शन जा रहा है वो ऑप्शन सीधा सीधा दिया हुआ है, बाकी के ऑप्शंस का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसको थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा हुआ है ना वो तुरंत टिक कर देगा ऑप्शन को, बाकी इससे रिलेट ही नहीं हो रहे, कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं कर रहे, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो। इफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल वर डिस्कवर्ड विच मैक्सवेल इक्वेशन वुड रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, याद करो। देखो क्लोज सरफेस, अगर अपन ने बोला कि भी मैग्नेटिक पोल पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं जो क्लोज सरफेस होती है उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 आता है।
क्या आता है? हमेशा जीरो आता है, क्योंकि जहां नॉर्थ पोल एग्जिस्ट है वहां साउथ पोल भी है, तो एक से अगर फील्ड लाइन निकली तो दूसरी फील्ड लाइंस क्या करेंगे? एंटर करेंगे। इसका मतलब अगर यूनिपोल होता तो अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, बी डॉट डी एस अपने पास जो आता वो अपन लोग इसको लिख सकते थे, आप याद करो, जो अपन लोग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो इसको अपन लोग लिखते हैं म्यू नॉट एम। एम कौन होता है? यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है, तो इसके अंदर बदलाव आ जाता है, या तो आउटगोइंग फ्लक्स होता है या एंटरिंग फ्लक्स होता है। जैसे चार्ज के लिए अपन लोग लगाते हैं वैसे इसके लिए लगाते हैं। इसका मतलब गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, इसमें चेंज आ जाता है। बाकी का देखो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है भाई साहब, कोई इसका एक ऑप्शन का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर बन रहा है। 25 देखो भाई क्या है, कह रहा है यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड बार मैग्नेट इज कट इनटू इक्वल हाफ्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। चलो भाई ऐसे काट दिया अपन ने, परपेंडिकुलर टू लेंथ काट दिया, और परपेंडिकुलर टू लेंथ काटेंगे तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा बदलाव आएगा? विच क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज फॉर ईच हाफ। देखो इससे क्या होता है, मान लो ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, जैसे ही कट करके पोर्शन निकालोगे, मैंने बोला मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आ गए, और इनकी पोल स्ट्रेंथ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अलोंग द लेंथ काट देता तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती। तो अपन लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दूसरा कह रहा है पोल स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, सही बात है। मैग्नेटाइजेशन मटेरियल चेंज होगा, कारण क्या? देखो मैग्नेटाइजेशन का मतलब तो होता है इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम बाई वी पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम इफेक्ट होगा हर एक पोर्शन का। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, तो अपने पास में किस बात पे डिपेंड करेगा? पोल स्ट्रेंथ के ऊपर, ये कोई बदलाव नहीं आता ऐसे कट करने से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन वर्क इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। रेडियो करता है भाई साहब, रेडियो में एलसी सर्किट ही तो आते हैं, एलसी सर्किट आता है तभी तो किसी एक चैनल को अपन लोग ट्यूनिंग पे ले आते हैं। वो ध्यान देना, मैं पढ़ाते टाइम बोलता भी हूँ, एएम एफएम के बारे में समझाता हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक शार्प रेजोनेंस डिफाइंड होता है। तो किसी पर्टिकुलर चैनल का अगर बैंडविड्थ ज्यादा होता है तो उसकी शार्पनेस कम होती है, और अगर मान लो उसका बैंडविड्थ कम होता है तो चैनल शार्पली किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डिफाइंड होता है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में रेडियो सेट में एलसी सर्किट्स बने होते हैं, जिसके लिए अपन लोग बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन उसमें वैलिड होगी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखें। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन दैट इन गैसेस। इट इज, क्या लिख रखा है भाई साहब, चलो जो भी बात है, सामान्यतः देखा जाता है कि ध्वनि की चाल ठोसों में गैस की अपेक्षा अधिक होती है। इसका कारण यह है कि गैसों की तुलना में, देखो गैस की तुलना में सबसे पहली बात, वेव को ट्रांसफर कौन करता है? मीडियम पार्टिकल्स करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन से करते हैं। जिसकी इलास्टिसिटी हाई होगी वो एनर्जी को जल्दी क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा। जिसकी डेंसिटी पैक्ड होगी, इसका मतलब पास वाले पार्टिकल को सडन एनर्जी डिलीवर करेगा। इसका मतलब सॉलिड्स में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये रीजन होता है कि एनर्जी जल्दी ट्रांसफर करता है। इसका मतलब एक ही रीजन है, बोथ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर बन रहा है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज हाई वाइल द इलास्टिसिटी इज स्टिल मोर हाई, है ना, इलास्टिसिटी इज स्टिल मोर हाई। तो ये इसका रीजन हो जाता है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, अंडर रूट ऑफ बी बाई रो होता है। चलो भाई, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव, ये देखो बड़ा सिंपल सवाल पूछा, बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस ए से एक्स इक्वल टू प्लस ए, एम्पलीट्यूड कंडीशन दे रखा है, T1 going from x equal to 0 to a by 2 and T2 is going from x equal to a by 2 to a, then which one of the following relation is correct। तो देखो इसमें थ्योरेटिकली कर देते हैं, मैथमेटिकली तो मैं क्या ही कराऊंगा तुम्हें कि भाई अपने पास में यहाँ पार्टिकल जाएगा, स्पीड घटेगी, तो फर्स्ट हाफ जल्दी ट्रेवल करेगा, आगे वाला धीरे ट्रेवल करेगा। इसका मतलब जो पहले टाइम लगा वो बाद वाले से क्या होगा? कम होगा। और आप इसको निकाल के भी दे सकते हैं, फेज डिफरेंस वाला रिलेशन होता है, ध्यान हो, डेल्टा टी डिवाइज इज इक्वल्स टू, जो फेज डिफरेंस अपन लोग निकालते हैं, बोलो क्या आया था? डेल्टा फाइव जी इक्वल्स टू, अपने पास में अगर अभी अपन ने निकाला तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी आया था, तो अपने पास में डेल्टा टी का जो रिलेशन आएगा वो डेल्टा फाइव बाई ओमेगा आता है, और इसको अपन लोग लिखते हैं डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई 2 पाई, इंटू में कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो यहाँ के फेज लेकर के भी आप सोल्व कर सकते हो, जीरो फेज हो गया, एक यहाँ पे जो फेज आएगा अपने पास में 1/2 पे, उसको पाई बाई 6 मान लिया, एक एक्सट्रीम वाला है उसको पाई बाई 2 मान लिया। तो इनमें रिलेशंस आता है टाइम का T/6 और T/12 का, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सिंपल पूछा था अपने से, रेशियो ऑफ टाइम तो पूछा नहीं है, तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्या कह रहा है, पर्सन ब्लोज ए हाई प्रेशर साउंड पल्स इनटू ओपन एंड ऑफ ए लॉन्ग पाइप। देखो दिस पल्स ट्रेवल्स डाउन द पाइप टू इट्स अनदर एंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज। देखो क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन ऑर्गन पाइप, अगर साउंड वेव में आपने पढ़ा होगा,
अपन उसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो अपन ब्लो करते हैं वेव को, वो टकरा करके वापस आती है और सुपर पोजिशन से स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन होता है और नोड एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। मैंने बोला जहां नोड बनता है वहां का प्रेशर हमेशा मैक्सिमम होता है, क्योंकि प्रेशर वेव में और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेव में एक फेज डिफरेंस पढ़ाया था मैंने आपको, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। कितने का होता है? π/2 का। और π/2 का अगर फेज डिफरेंस होता है तो अपन लोग बोलते हैं जहां पे प्रेशर मिनिमम होगा वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रेशर मिनिमम होगा। नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो अपन लोग बोलते हैं कि अगर मान लो यहां वाला एंड ओपन है तो इसका मतलब यहां तो एंटी नोड बन गया, लो प्रेशर बन गया। यहां अगर क्लोज होगा इसका मतलब यहां से हाई प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा। नोड का मतलब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो होता है जहां क्लोज एंड होता है। ऑप्शन देखते हैं, देखो, ए लो प्रेशर पल्स स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द पाइप इफ द अदर एंड ऑफ द पाइप इज ओपन। ठीक है, दूसरा देखो बिल्कुल सही बात है, ओपन होगा तो बोलो यहां पे ओपन वाले एंड पे कौन बनेगा? एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड बनेगा तो अपन बोल सकते हैं लो प्रेशर कंडीशन है। ठीक है, ए लो प्रेशर पल्स स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द पाइप इफ द अदर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, गलत हो गया। ए हाई प्रेशर पल्स स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द पाइप इफ द अदर एंड ऑफ द पाइप इज ओपन। ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, गलत हो गया भाई साहब। ए हाई प्रेशर पल्स स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द पाइप इफ द अदर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, बिल्कुल सही बात है। नोड एंटी नोड की कंडीशन है। पहला और चौथा ऑप्शन जो अपने पास में है वो करेक्ट कंडीशन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या भाई। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 30 a number of point charges are fixed at the arbitrary positions inside a closed hollow conducting cell. The conductor is isolated and initially uncharged. After the electrostatic equilibrium is established, electrostatic equilibrium का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में चार्जेस मूव करते नहीं है और चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के वो स्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कंडक्टिंग सेल है वो आ जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज करेक्ट? देखो गाउस लॉ जिसको लगाना आता है उसके लिए आंसर ये निकालना बड़ा सिंपल है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस ऑफ इंटरनल चार्जेस, गलत बात है। चार्ज एनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है, कहीं भी रखा जा सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, इट इज नेसेसरीली जीरो एवरीवेयर आउटसाइड, गलत बात है, आउटसाइड फील्ड बनाएंगे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द केविटी, बिल्कुल सही बात है। समेशन क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट वेनिसेस ओनली इफ द चार्ज आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड। ये कह रहा है कि अंदर अगर चार्जेस को सिमेट्रिकली अरेंज कर दें फील्ड जीरो हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब वो तो किस पे डिपेंड करता है? अंदर के टोटल एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर अंदर के टोटल चार्ज जीरो हो जाए, कैसे भी रख दो, रैंडम रख दो, अरेंज रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अपन लोग मान सकते हैं। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो अपने पास है उसका कोई लेना देना है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। पेपर सॉल्व करने वाला था ही नहीं भाई, जिसको नॉलेज है ना क्वेश्चन क्वेश्चन ढंग से करे हुए, उसके लाइंस पूछी हैं आपसे, ज्यादा पूछा ही नहीं। क्या कह रहा है देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एफिशिएंसी ऑफ द हाइपोथेटिकल कार्नोट इंजन इज 1। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस का T1/T2 होता है, या T2/T1 लिख दो। ये अपने पास में लो टेम्परेचर होता है सिंक। अगर मान लो मैं इसका टेम्परेचर जीरो ही ले लूँ, 0 केल्विन ले लूँ, 0 केल्विन लूंगा तो एफिशिएंसी कितना आएगा? 1 आएगा। और 0 केल्विन को अपन लोग सेल्सियस में क्या रख सकते हैं? माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं भाई। ऑप्शन हो गया, बड़ा स्मार्ट सा सवाल पूछा था। चलो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? इन थर्मोडायनेमिक हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क क्या होते हैं? पाथ के फंक्शन होते हैं, ना कि स्टेट्स के फंक्शन होते हैं। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। और ये पहला वाले ऑप्शन पे अपनी प्रोबेबिलिटी बैठ रही है। दूसरा देखो, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक स्टेट प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो सिस्टम के डायमेंशंस वगैरह पे, अमाउंट ऑफ मटेरियल पे, उन पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब उन पे तो मास हो गया, और हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वो डिपेंड करते हैं। तो इसका तो अपने को लेना देना नहीं है। अगर इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक स्टेट प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिव कौन होता है? जो अपने जैसे स्पेसिफिक हीट आ गया, वो तो मटेरियल का नेचर है। ऐसे कुछ क्वांटिटीज होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं। तो अपने पास में जो पहला कंडीशन बन रहा है पाथ फंक्शन बनेगा। ये पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये जिसने टिक करा है उसका सही मामला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, क्या कह रहा है? एट 300 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सर्टेन डायटोमिक गैस इज 1930 मीटर पर सेकंड। डायटोमिक है तो अपने को देखो वीआरएमएस का फॉर्मूला देखो। Vrms अपने पास होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ये m कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहां रखोगे अपने पास में इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन कैसे पहचाने? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा मेरे पास में उसको मैं लिख सकता हूं 3RT डिवाइडेड बाय Vrms का स्क्वायर। तो मैंने इसको सॉल्व करके देख लिया है, जो मास आ रहा है वो लगभग 2 के आसपास आ रहा है। तो 2 मॉलिक्यूलर वेट जो अपने पास होता है वो कौन से वाले का होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो ऑप्शन जो 1 आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग टेम्परेचर को केल्विन में रखें, आर का वैल्यू जूल पर केल्विन में रखें, 25/3 रख सकते हैं। वीआरएमएस स्क्वायर होगा तो 1930 इंटू 1930 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मास निकालो, मास से आइडेंटिफाई करके अपन पार्टिकल को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखें भाई,
क्या कह रहा है देखो, द टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज 1.5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर। देखो होता है ना भाई साहब, इंटरनल याद करो, एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसका वैल्यू होता है 3/2p, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1.5p के बराबर, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, द टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम। चलो भाई, एनर्जी डेंसिटी होता तो 1.5 हो गया, तो अपन इसको 1.5 पीवी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपने पास में पहला जो स्टेटमेंट आया वो अपने पास में करेक्ट आ गया। दूसरा देखो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कोलाइड्स विद वन अनदर एंड द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंटरचेंजेस। देखो बात सुनो भी सारे, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कोलाइड्स विद वन अनदर एंड द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज। देखो बात सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को लेके कॉन्ट्राडिक्शन में हूं, क्योंकि इंटरचेंज जो है ना वो पर्टिकुलर कंडीशन पे हो सकता है, और इंटरचेंज देखो गैस मॉलिक्यूल है तो अपन सब उसको आइडियल मानते हैं, आइडियल मानते हैं, आइडियल मानते हैं। तो आइडियल पार्टिकल्स में जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन के दौरान वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं, वेलोसिटी इंटरचेंज होती हैं, तो मास और मास अगर दोनों सेम आ गए, दोनों पार्टिकल्स अगर सेम मास के हैं, तो अगर इलास्टिक कोलिजन मानी जाए तो दोनों की वेलोसिटीज को मैं इंटरचेंज होता हुआ मान सकता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन के बिहाफ पे। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग बातें हैं दोनों, एक दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो देखो पहला क्या दे रखा है अपने पास में, स्टेटमेंट सबसे लास्ट वाले देखते हैं, 1 इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ये तो वैसे गलत हो गया। ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये वैसे गलत हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अपन जाते हैं 35 पे। कह रहा है पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट दिया, और ये वाली कंडीशन अपने पास में बोलो किसका कंडीशन आ गया, v इक्वल्स टू आई ओमेगा ए ई आई ओमेगा टी। तो भाई साहब e टू दी पावर आयोटा थीटा के इमेजिनरी सॉल्यूशन लिख लो, इमेजिनरी सॉल्यूशन पुट करोगे, दोनों को चेक करोगे, तो e में और v में जो फेज डिफरेंस आएगा वो बताओ किसके बराबर आएगा, π/2 के बराबर आएगा। इक्वेशन लगा सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी सॉल्यूशन मान करके a cos ओमेगा टी x को मान करके अपन चेक कर सकते हैं, दोनों में फेज डिफरेंस कितने का बनेगा, π/2 का। चलो जी 36 देखो, 36 क्या कह रहा है, टू सॉप बबल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कॉल्सेक इन वैक्यूम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस द रिजल्टिंग बबल हैज ए रेडियस ऑफ सरफेस कॉमन टू बोथ द बबल्स। चलो बहुत बढ़िया, कि अपने पास में आइसोथर्मल कंडीशन से तो पीवी बराबर एनआरटी हो गया, टेम्परेचर सेम है, तो दो मोल्स अगर मिलेंगे, चलो ऐसे मान लेते हैं, पहले वाले में नंबर ऑफ मोल्स n1 है, दूसरे वाले में n2 है, दोनों ने मिलकर के n बना लिया, तो मैं बोल सकता हूं n बराबर n1 प्लस n2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो आ जाएगा pv बाई RT हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई RT1 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा प्लस में P2 V2 डिवाइडेड बाई RT2 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो ठीक है भाई। और मैं कह रहा हूं टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो ये वैसे चला गया, बहुत बढ़िया बात है, टेम्परेचर सेम है, तो अपन लोग बोलते हैं पीवी बराबर P1 V1 और P2 V2 है। अच्छा वैक्यूम में है तो इसके अंदर का प्रेशर बोलो कितना होगा भाई, वैक्यूम में इसका मतलब आउटसाइड प्रेशर तो जीरो हो गया, अंदर का प्रेशर अपन ध्यान दो, इनसाइड प्रेशर कैसे लिखते हैं, पी नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर लिखते हैं, जिसको अपन 4T बाई आर लिखते हैं। टी कौन है यहाँ पर, सरफेस टेंशन है लिक्विड की, है ना, तो पी नॉट तो अपने पास में है नहीं, तो यहाँ एक ही बात बची, बोलो कौन सा, पी टी बाई 4T बाई आर बचा। तो पहले वाले को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 4T बाई आर, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यू, तो आर स्क्वायर बचेगा। तो अपने पास में ऐसे कंडीशन जो आएगी वो कंडीशन अपन लोग बोल सकते हैं कि जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का पावर 1/2 आ जाएगा, ये अपने पास में R का कंडीशन बनेगा। ऐसे लिखने में शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो, 1/2 कंडीशन बनेगा शायद, इसमें तीन ऑप्शन, यहाँ कुछ लिखने में गड़बड़ किया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो शायद मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बन जाएगा इसका, R इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का पावर हाफ। 37 देखें भाई साहब क्या कह रहा है, 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस पावर्ड ऑन ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स। देखो बात सुनो, जो मेल्ट होगा, मैं कह रहा हूं कि अपने पास में दो लिक्विड आ गए, जो अपने पास में 80 ग्राम पानी था, 80 ग्राम, वो मैं कह रहा हूं कि भाई अपने पास में 30 डिग्री सेल्सियस पर है, और मैं बोल रहा हूं आइस का जो पर्टिकुलर मास है, टोटल मास है, वो मैं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है।
जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो अपने पास में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम होने का मतलब हो गया, मान लो दोनों मिलकर के, मिक्सर मिलकर के 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विलिब्रियम पे आ गए, तो जो पानी होगा, ये पानी एक हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा, उस हीट को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ये 30 से 0 पे आएगा तो अपने पास में रिलीज होगा ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी का मतलब हो गया, m हो गया 80, कैलोरी में अगर लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम आ गया, स्पेसिफिक हीट लिखेंगे पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यहां पर आ गया 30, तो मैं बोल सकता हूं 8 ये 24 हो गया, तो मेरे पास में 2400 कैलोरी एनर्जी का इसने रिलीज किया। अब इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये आइस एब्जॉर्ब करेगी मेल्ट होने के लिए, और मेल्ट होगा तो मैं बोल सकता हूं पानी ने इतनी हीट दी तो ये 2400 कैलोरी जो अपने पास में जाएगा ये m इंटू LF में चला जाएगा, और LF अपन लोग जानते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो अपने पास m का जो वैल्यू आएगा वो 2400 डिवाइडेड बाई 80 आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूं अपने पास में 30 ग्राम पानी जो होगा वो सॉरी आइस जो होगा वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। The temperature of an iron block is raised from 27 degree Celsius to 117 degree Celsius. The rate at which the block radiates energy changes by nearly. कितने से चेंज होगा? तो देखो बात सुनो भाई, पहले वाले रेडिएशन को अपन R मान लेते हैं, और रेट ऑफ एमिशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है, तो अपन लोग लिखेंगे R1 बाई R2 बराबर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, 27 करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर 273 ऐड करते हैं तो 273 ऐड करने का मतलब हो गया अपने पास में 117 प्लस 273, तो अपन लोग ये मान सकते हैं 273 और 17 तो हो गया 80 और 90, 390 के आसपास आ गया, और 390 के आसपास आएगा तो भाई साहब ये तो कैंसिल आउट हो गया, पावर आ गया 4। ठीक है, देखना एक बार, 27 और 3 10 आ गया, अपन लोग लिखेंगे 10 बटे में 13, तो अपने पास यहां से बोल सकते हैं कि मेरे पास में R2 बाई R1 जो आएगा, R2 बाई R1 जो आएगा वो मैं बोल सकता हूं 1.3 का पावर 4, 1.3 का पावर 4 ऐसे ही जा रहा है कि एक बार रुको कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 117 में अपन लोग जनरली जो बोल रहे हैं प्लस का 273, 390 ही जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1.3 1.3 1.3 और 1.3 यह आ जाएगा 2.85, 2.85 टाइम्स जा रहा है, कुछ गड़बड़ गिरा है अपन ने। रेट एट विच द ब्लॉक रेडिएट्स एनर्जी चेंजेस बाय नियरली, R2 का जो वैल्यू आ गया मेरे पास में, ये R1 2.8, इसका मतलब ये तो 1.5 जाना चाहिए, 5 टाइम्स आएगा क्या? R की पावर 4 बनाएंगे, द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन ब्लॉक इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 117 डिग्री सेल्सियस, द रेट एट विच द ब्लॉक रेडिएट्स एनर्जी चेंजेस बाय नियरली। तो डिपेंड तो टेम्परेचर की पावर 4 पे ही डिपेंड करता है, और टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करेगा तब तो डाटा ऐसा ही आना चाहिए यार मेरे हिसाब से। और बाकी चलो इसको देख लेते हैं एक बार, मेरे इसमें कोई ऑप्शन मैच हो नहीं रहा है, फिर भी आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें पुट करना आंसर क्या बन रहा है। मेरे हिसाब से तो रेट ऑफ एमिशन जो होगा वो टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करेगा, 300 बाय 390, तो 273 प्लस 27 तो ये तो 300 केल्विन हो गया, और यहाँ से 90 आ गया, 390 आ गया, 10 बटे 13, 13 बटे 10, 1.3 हो गया, 1.3 की पावर 4 लिखेंगे, तो अपने पास में चेंज तो यार इसके आसपास आना चाहिए, कुछ चेंज जो आएगा वो तो। बाकी एक बार आप लोग थोड़ा कंफर्म करना है इसको, है ना, क्या बन रहा है, बेसिक सा सवाल है वैसे तो। चलो जी नेक्स्ट देखो 39 क्या कह रहा है, ए 15-year teen child of 40 kg mass takes a sweet dish that carries 5000 कैलोरी, है ना। इसको जूल में बदल लो अभी, तो जूल में बदलोगे तो 5000 इंटू में 4.2 लिख दो, 4.18 को 2 लिख दिया, ये जूल में बदल गया। दिस बॉय हैज 28% एफिशिएंसी, इसको गुणा कर दो 28 बटे 100 से, ये एनर्जी इसने कैरी करी, ठीक है। एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम गिवन एनर्जी, what is the approximately height this boy can climb by using the energy obtained from this the sweet dish। देखो क्या होगा, जो एनर्जी इसने जो इसके काम की है वो तो 28% है, तो मैं लिखूंगा 5000 कैलोरी था, इंटू में 42, 4.2 हो गया, सॉरी 4.2 हो गया, 4.2 के बाद में मैं यहां से लिखूंगा 28 बटे 100, इतनी एनर्जी काम की है, बराबर में अपन लोग लिखेंगे mgh। अपने को h का वैल्यू निकालना है, यहां से वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो h का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, 5000
इंटू में 4.2 इंटू में 28/100 और इसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा तो mg का अपने पास डिवाइड कर देंगे। मास अपने पास में दिया हुआ है, मास बोलो किसके बराबर है 40 है, तो करेंगे तो ये अपने पास में 400 बन जाएगा। तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आना चाहिए इसका 15 मीटर या 10 मीटर में से कोई एक बनेगा। आप लोग आराम से इसको सोल्व करके लिख सकते हो, है ना। तो भी आंसर है, टिक कर लो आराम से, कैलकुलेशन पे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है। 40 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। पहला कह रखा है द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आयरन रोड बाय हैमरिंग, बिल्कुल सही बात है, इरिवर्सिबल है। क्या होता है, जैसे ही अपन उसको हथौड़े से अगर कूटते हैं तो क्या होता है, उसकी जो ब्रिटल रेंज होती है, जो इलास्टिक रेंज होती है, अपन उसको क्रॉस कर जाते हैं, और इलास्टिक रेंज क्रॉस कर गया तो उस रेंज में जाने के बाद में एग्जैक्टली अपने उस शेप के अंदर वो आ नहीं सकता। दूसरी बात देखो, ए गैस इन ए स्मॉल कंटेनर एट टेम्परेचर T1 इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट with a big reservoir at high temperature T2 which increases the temperature of the gas। चलो अभी पहली बात ले लेते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अगला कह रहा है एक क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, मतलब स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखो स्लो एक्सपेंशन और स्लो कंप्रेशन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो अपने पास में सेम स्टेट को फॉलो करवा सकते हैं, इसका मतलब ये तो रिवर्सिबल होगा नहीं। एन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद एडियाबेटिक वॉल्स ए वेट W। तो देखो वेट जब भी पिस्टन पे ऐड करोगे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने से हीट जनरेट होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस अगर अपने पास में है तो वो हीट इधर उधर एक्सचेंज हो नहीं सकती, और इस जनरेटेड हीट को वापस से डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसका मतलब अपन लोग बोलेंगे ये भी कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल में चले जाएंगे तीनों, पहला, दूसरा और अपने पास में चौथा स्टेटमेंट। तो ऐसा कुछ देखो बन रहेगा अपने पास में, पहला दूसरा ओनली, पहला दूसरा और चौथा, अपने पास ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। कोई भी दिक्कत हो, किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं लेक्चर को लंबा नहीं बनाना चाहता, एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट डालना, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इसके बारे में, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई। 41 क्या है, इन आवर सोलर सिस्टम एन एस्टेरॉइड इज रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द रिगार्ड। देखो इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, केपलर ने ये डिफाइन किया था, और उस दौरान उसने बोला गया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एरियल स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो अपन लोग बोलते हैं इट हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये तो गलत बात है। एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत बात है। इट्स एरियल वेलोसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी गलत है। ट्रेजेक्टरी सच दैट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म, dA/dt हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला है व्हेन ए मेटेलिक रॉड लाइंग फ्रीली इज हीटेड नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड, बिल्कुल सही बात है। थर्मल स्ट्रेस कब आता है, जब आप उसको हीट दोगे और वो एक्सपेंड होना चाह रही है बट हो नहीं पाए, कोई सपोर्ट उसको रोक रहे हैं या अपन उसको कंप्रेस करके रोक रहे हैं, तब स्ट्रेस डेवलप होता है। इसका मतलब ये तो अपने पास सही हो गया। ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रोड इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, ये बिल्कुल सही बात है तो अपने पास में, लेकिन ये इसका प्रॉपर रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट है ऐसा अपन मान सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये कह रहा है सेकंड इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट ये तो देखो पॉसिबल ही नहीं हुआ है ना, तो अपने पास में कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। मैं तो इसके साथ जाऊंगा, हो सकता है कई आंसर इसका सेकंड भी दे दे, लेकिन मैं कह रहा हूं बिना किसी अपोज के थर्मल स्ट्रेस बिल्ड होना पॉसिबल नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखो, a solid cube of side A is subjected to equal compressive stress P on all walls if its bulk modulus is K then fractional change in its side length will be। देखो क्या होता है भाई साहब, अपने पास में जो वॉल्यूम चेंज आता है डेल्टा V/V, उसको अपन लोग लिखते हैं चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस, यहाँ K से लिखा हुआ है। अब देखो वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो ध्यान करो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L/L होता है, क्योंकि ये L क्यूब होता है, तो डेल्टा P/K आ गया, तो मेरे पास में लेंथ में जो आने वाला चेंज होगा वो बनेगा अपने पास में डेल्टा P/3K के बराबर, और ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर बन रहा है सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट आ गया। मतलब न्यूमेरिकल वाइज स्ट्रांग नहीं है पेपर यार, ये छोटी छोटी बातें पूछ रखी हैं, तो मेरे सोल्व करने लायक कुछ ज्यादा मामला है नहीं इसमें। स्ट्रीमलाइन फ्लो बताओ भी किसके अंदर होता है, थ्योरेटिकल सवाल है। रिनॉल्ड्स नंबर जिसके 2000 से अपने पास में कम होंगे वो ऐसा कंडीशन करेगा, इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो उसमें होता है जिसमें विस्कोसिटी लो होती है, सॉरी डेंसिटी लो होती है और विस्कोसिटी हायर होती है, ताकि लेयर्स को सब एक साथ लेके चल पड़े। तो अपन बोल सकते हैं हायर डेंसिटी लो विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी हाई विस्कोसिटी लो डेंसिटी, ये अपने पास में जो होगा वो सुटेबल रिलेशन होगा थर्ड वाला, ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 45 पे
ये कह रहा है 2 थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली लाई इन द डेंस लिक्विड एट द सेम डेप्थ, द थ्रस्ट ऑन देम आर इन द रेशियो। देखो भाई क्या होगा, सेम डेप्थ पे होंगे तो प्रेशर सेम आएगा, डायमीटर्स इनके अपने को दिए हुए हैं, सेम डेप्थ पे प्रेशर का वैल्यू स्टैटिक लिक्विड के अंदर सेम होता है, तो अपने पास में इसका जो 8 है और ये वाला 10 है, तो 8 स्क्वायर बाय अपने पास में 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा इसका वैल्यू, अगर 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर लिखते हैं तो 64/100 होगा, और 64/100 होगा तो 16:25 मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। 64 डिवाइडेड बाई 100, तो 16/25 अपने पास बनना चाहिए सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। A rectangular block is pushed up by a force F along an inclined plane with a uniform speed. Uniform speed. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है। द इंक्लाइन प्लेन इज एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्क डन? अबाउट द वर्क डन। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, अबाउट द वर्क डन टोटल पूछ रहा है या अप्लाइड फोर्स का पूछ रहा है। अब देखो बात सुनो सारे, अगर टोटल पूछ रहा हो, टोटल अगर एग्जाम ने इसके आंसर की टोटल वर्क डन के अकॉर्डिंग ले लिया, तब तो देखो मैं किसके साथ जाऊंगा, बात सुन लो। मैं कह रहा हूं द स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म सो नो वर्क इज डन, मैं इसको सही मानूंगा, इसको सही मानूंगा। अगर मैं ये बोलूं सभी फोर्सेज का वर्क डन अगर इसमें मेंशन करके पूछा गया है, अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर की आती है, तब तो अपन बोलेंगे द स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म सो नो वर्क इज डन। बोलो क्लियर? क्योंकि टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज जो होता है वो डेल्टा के होता है, और डेल्टा के अगर जीरो आ गया तो मैं बोलूंगा जो नेट वर्क डन आएगा वो अपने पास में किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अकेले एफ के लिए पूछे तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। देखो अब ध्यान दो, अब अकेले एफ के लिए पूछे तो क्या होगा भाई, अगर चेंज नहीं हो रहा तो देखो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है तो दो फोर्सेज और वर्क कर रहे हैं, बताओ कौन कौन कर रहा है? mg sin थीटा का कंपोनेंट कर रहा है, mg का कंपोनेंट कर रहा है, एक ड्रैग कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिट लग रहे हैं और f इधर लग रहा है। इसका मतलब जितना इन्होंने वर्क किया उसके बराबर वर्क f ने भी किया, लेकिन अपोजिट सेंस में किया, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। ये कह रहा है वर्क डन बाय एफ इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अकेला नहीं होगा, वर्क डन बाय एफ इक्वल सम ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल वर्क डन तो जीरो ही हुआ, तो जितना mg ने और फ्रिक्शन ने किया उतना ही किसने किया, f ने किया, ताकि टोटल वर्क डन अपने पास में कितना बने, जीरो बने। तो अगर ओनली f के लिए पूछे तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा, टोटल के लिए पूछे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जाऊंगा। अब वो डिपेंड करता है आंसर की क्या आती है। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 47 पे ये कह रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। बात सुनो देखो, अगर मान लो ये ब्लॉक आएगा और ये स्लाइड करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसका वर्क डन हमेशा कितना आता है, जीरो आता है, हमेशा जीरो आता है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान दो। A rigid body rotates with angular velocity omega. Which one of the following is in generally correct for the क्या कह रहा है, in general correct for the angular momentum L of the rigid body? rigid body के लिए पूछ रहा है। पहला कह रहा है it must always be parallel to omega, कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। इट कैन बी नॉन पैरेलल, बिल्कुल सही है, अभी मैं एक आधा एग्जांपल बता भी दूंगा। इट शुड बी जीरो इफ नेट टॉर्क, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने पास में ये तो कंडीशन ये होता है एल कांस्टेंट रहता है, अगर अपने पास में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एल कांस्टेंट रहता है, वो जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, कंजर्वेशन बोलते हैं उसको। इट मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चेंज हो सकता है। आपको एक सिंपल सा या तो रोड ले लो, अपन देखो रोड को एक तो ऐसे रोटेट करे, एक तो रोड को ऐसे रोटेट करे, तब तो एल और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगा। इसी रोड को आप ऐसे रोटेट करा दो, ये रोटेशनल एक्सिस ले लो और ऐसे रोटेट करा दो, देखो यूं यूं, एक अपने पास में डंबल सा बनता हुआ रोटेट करा दो, है ना, ये एंगल थीटा पे रोटेट करा दो इसके इस एक्सिस के अबाउट, तो ओमेगा तो इसकी तरफ आएगा और एल इसका इसकी तरफ नहीं आएगा। एल पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन लोग, ध्यान हो आपको, तो कॉनिकल पेंडुलम लेते हैं, तो कॉनिकल पेंडुलम लेते हैं तो उसको अपन कैसे घुमाते हैं, यूं घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो अपने पास में इसका ओमेगा जो होता है वो ओमेगा तो इस एक्सिस के तरफ होता है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम की, तो हर एक इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है। अब टॉपिक तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन थोड़े एक दो एग्जांपल सेट कर देता हूं। तो अपने पास में यहां देखो ओमेगा और एल दोनों अलग अलग तरफ आएंगे, एल हो सकता है इधर आ जाए, इसके सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मामला थोड़ा लेंथी चला जाएगा। देखो भाई क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। चलो अभी मान लेते हैं, डिस्क मान लिया अपन ने, और डिस्क के साथ में ये किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग टेंजेंशियली विद स्पीड v, चलो अभी टेंजेंशियली जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है,
इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी से जा रहा है, और पार्टिकल का मास जो अपने को गिवन है वो मास कितना गिवन है, m गिवन है। चलो भाई, अपने पास में यहां से जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन में पूछा गया, और ये पूछा गया यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग टेंजेंशियली विद स्पीड v स्टिक्स टू द रिम, द न्यू एंगुलर स्पीड विल बी। देखो जैसे ही इससे चिपकेगा, चिपने की कंडीशन में, टकराने की कंडीशन में एक्शन रिएक्शन के कारण नेट टॉर्क जीरो आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में निकाल देता हूं। तो सबसे पहले तो डिस्क का आएगा, दूसरा पार्टिकल का आएगा। इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल देते हैं, तो आई ओमेगा होगा, इसको मैं लिखता हूं एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। डिस्क का हो गया। पार्टिकल का जो मास था वो अपने पास में स्मॉल एम था, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो ये आर इंटू एम वी आएगा, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं एम वी आर है। लेकिन एक बात सोचो, देखो ये अपने पास में इधर चल रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये इससे जाकर के अगर मान लो अटैच हो भी गया, इनिशियली v sticks to the ring, the new angular speed will be, है ना, ये निकालना अपने को। तो प्लस में मेरे पास में यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा m इंटू वी इंटू आर। चलो भाई, पहली कंडीशन बन गई है। तो अब दूसरी कंडीशन फाइनल क्या होगा? फाइनल ये होगा कि मान लो फाइनली ये ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो अपने पास में दो कंडीशन आ गया। देखो, एक तो मैं लिखूंगा एम आर स्क्वायर बाई 2, प्लस में पार्टिकल के कारण आएगा एम आर स्क्वायर, और इनटू में कौन आ गया बताओ, ओमेगा आ गया। अब इन दोनों को अपन लोग लिख देते हैं, दोनों बराबर हो गए, तो अपने पास में यहां से एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में एम इंटू में आर स्क्वायर, इंटू कौन है बताओ, ओमेगा, बराबर में यहां बन जाएगा अपने पास में एम आर स्क्वायर बाई 2, साथ में ओमेगा नॉट, प्लस में बोलो कितना आया, एम वी आर। ठीक है भाई, तो अब अपने पास में अपने को तो किसका वैल्यू निकालना था, ओमेगा का। अगर मैं यहां से 2 हटाता हूं तो ये 2m के साथ में चला जाएगा। चलो अभी बहुत बढ़िया बात है, और अपने को ओमेगा नॉट कैंसिल आउट करना है, सॉल्व करना है। तो अपन लोग यहां से m प्लस एम आर स्क्वायर तो चला ही जाएगा, बाई 2 और है, इस 2 का अपन क्या करें ये सोचने की बात है। तो अपन 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने पास में कंडीशन बनेगा, ओमेगा बना। ओमेगा में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, ठीक बात है भाई। तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं 2 से 2 तो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 एम वी आर में चला जाएगा ये, ठीक। तो अपने पास में कह रहा है एम वी आर और अपॉन में चला जाएगा एम प्लस एम का आर स्क्वायर, और इस 2 का क्या करें भाई साहब, वाला लफड़ा रह गया यहाँ पे, फिर ओमेगा नॉट माइनस का एम वी आर प्लस एम वी आर हो गया है। तो डिस्क की बात कर रहा है तब तो यार ये 1/2 के टर्म्स में जाएगा आंसर, 1/2 के टर्म्स में जाएगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ए पार्टिकल ऑफ मास m रिवॉल्विंग टेंजेंशियली विद स्पीड v स्टिक्स टू द रिम, द न्यू एंगुलर स्पीड विल बी। तो एक समतल डिस्क, द्रव्यमान m ले लिया, डिस्क का तो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो होगा, ओमेगा नॉट होगा, प्लस एम वी आर आ गया, ये बात भी ठीक है, हो गया काम। उसके बाद में टिकेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ये टोटल इनर्शिया हो गया, और साथ में अपने पास में आ जाएगा ओमेगा। तो एल फाइनल बराबर कितना होगा, एल इनिशियल होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट, प्लस में कितना आ गया, एम वी आर आ गया। तो भाई साहब ये 2 तो इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। बाकी इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है, नहीं तो अपन इसका सॉल्यूशन बना के अलग से अपलोड कर देंगे। डिस्क का आएगा तो डिस्क में देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इस 2 को हटाएं कहां से, ये सोचने की बात है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इस 2 को हटाऊंगा तो भी एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर जाएगा, तो साथ में 2m तो आना चाहिए, ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। और यहां लिखूंगा तो 2 अगर मैं हटाऊंगा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट होगा, और ये 2m वी आर के बराबर होगा। तो 2 तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, मेरे को शायद, मेरे ओपिनियन से। एक बार फिर भी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कि अभी एट ए प्रेजेंट मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा हो, तो एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 50, क्या कह रहा है देखो, ये पूरा स्टेटमेंट में नहीं पढ़ूंगा, मैंने देख लिया था तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये कह रहा है कि कोई जो अपने पास में सैटेलाइट है, आर्यभट्ट सैटेलाइट, वो 600 मीटर की हाइट पे अपने पास में कंडीशन, जो ये कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ इट री एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इन 1992 एंड इट्स डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब होता है जो वेस्टेज होता है, अल्टीमेटली हैड फॉलन ऑन अर्थ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली ट्रू फॉर द सैटेलाइट कंप्लीटिंग देयर लाइव्स इन स्पेस एंड फॉलिंग देयर डेब्रिज ऑन अर्थ। तो देखो जनरली क्या होता है, ये कह रहा है 600 किलोमीटर की हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है,
तो 600 किलोमीटर की हाइट पे देखो एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली एब्सेंट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर की एक थिन लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है, और वो जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इस पे एयर ड्रैग प्रोवाइड करती है, और एयर ड्रैग प्रोवाइड करेगी तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगा, स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, और जहां एनर्जी स्पॉइल होती है वहां का पाथ जो होगा ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एनर्जी रिवॉल्व होगी तो ऑर्बिट बढ़ाएगा और नीचे वाली ऑर्बिट्स में आएगा, नीचे वाली ऑर्बिट्स में आएगा, और नीचे वाली ऑर्बिट्स में आएगा तो धीरे धीरे वो कहां जाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसके बाद तो उसको वापस आना ही पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि अपने पास में विस्कस फोर्सेज इफेक्ट द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट एंड हेंस इट्स हाइट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ऑप्शन 2 नंबर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस के बारे में अपने को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। चलो जी, नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे क्या है, देखो ध्यान दो। ए पार्टिकल कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, सही बात है। ये कह रहा है वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन व्हाइल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो होता है। तो जीरो वेलोसिटी पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, अगर पार्टिकल को अपन फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, इसका मतलब अपन लोग बोलेंगे स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, सेकंड जो है वो फॉल्स है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 52 देखो ध्यान से। प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए फ्रेम एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व किया अपन ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। देखो पहली बात तो ये, ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होगा तो सूडो फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे मान सकता है, तो अपन लोग मान सकते हैं सूडो फोर्स कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेजेक्टरी रिमेन्स पैराबोलिक, पैराबोलिक कंडीशन क्या होता है, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनती है। अब देखो क्या कंडीशन होगा, मान लो फ्रेम इधर जा रही है, ठीक है भाई, फ्रेम इधर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, पार्टिकल को अपन ने ग्रेविटी के अंदर छोड़ दिया तो उस पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा था, माइनस जी नीचे, ये एक्सेलरेशन आ गया ऊपर। तो अगर मान लो मैं इस पार्टिकल का इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालता हूं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालता हूं, तो वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बी माइनस ए एफ आएगा। तो ए बी बोलो कितना है अपने पास में, ये आ गया अपने पास माइनस जी जे कैप, ये वाला कितना आ जाएगा माइनस का ए आई कैप, इसका मतलब अपने पास में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये बना, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो पार्टिकल ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी, पैराबोलिक रहेगी। चलो ये बात भी सही है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन बिकम्स टाइम डिपेंडेंट, गलत है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ रहा है। और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज करेगी। अगर मान लो आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक के और आप भी इधर चल दिए, एक्सेलरेट हो गए, तो इसके रेस्पेक्ट में, आप वाली फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका रेंज जो होगा वो इफेक्ट होगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 सेकंड और फोर्थ जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, 1 सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलो जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, टू ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ये अपने पास में प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस एज शोन इन द डायग्राम, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द ऑब्जेक्ट इज 0.1। देखो मास कितना कितना है, ए का 2 है, बी का 1 है, ग्राउंड और इसके बीच में 0.1 है और उसके बीच में 0.2 है। चलो पहले अपन सोल्व कर लेते हैं, अलग से बात ध्यान से देखो सभी, सुनो भाई। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास में ए जो था वो तो 2 kg का था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का कितना है 0.1 है, मैं कह रहा हूं यहाँ वाला जो ब्लॉक है वो कितना था 1 kg का था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2 है। आपने इस वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया F, इस पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे F तो ऊपर वाले ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बैकवर्ड होगा, फ्रिक्शन जो आएगा वो फॉरवर्ड आएगा, और रिलेटिव स्लाइडिंग के कारण नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर मुझे फ्रिक्शन निकालना है तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू मैं लिखूंगा म्यू एस इंटू एन, का वैल्यू यहां पर आएगा 10 और म्यू एस का वैल्यू 0.2 है, इंटू में 10 आ गया तो ये 2 न्यूटन आया। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है अपने पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को डायरेक्टली कौन चला रहा है, फोर्स तो चला नहीं रहा, फ्रिक्शन चला रहा है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 आ सकता है। तो ये सिस्टम कंबाइंडली तब तक चल सकता है जब तक कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना हो जाए। अब देखो इतना थोड़ा स्पीड से बताना पड़ेगा, थोड़ा मैं कंसीडर कर लेना बातों को, है ना। अगर ये साथ साथ चलेंगे तो ये जो कॉन्टेक्ट है इस पे जो रिलेटिव फ्रिक्शन चल रहा है इसको तो सिस्टम को चलाने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। यहां की बात करते हैं, यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसका वैल्यू आएगा 0.1 इंटू में टोटल फोर्स यहां पे कितना आएगा 30, तो मैं बोल सकता हूं 3 न्यूटन के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर मैं सिस्टम का इक्विलिब्रियम बनाता हूं, सिस्टम का इक्विलिब्रियम बनाता हूं तो मैं लिखूंगा F माइनस का M कितना है, यहां पे M है 3, F माइनस का फ्रिक्शन जो मेरे पास में है वो फ्रिक्शन बोलो कितना है 3 न्यूटन है, बराबर में टोटल मास बोलो कितना है 3, एक्सेलरेशन बोलो कितना है 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो अपने पास में F का वैल्यू मेरे पास आ गया बोलो कितना 9 न्यूटन। इस 9 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी हुई है तो मेरी बात समझ आ गई होगी।
पहली बात क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स विल मूव टुगेदर, ये बिल्कुल गलत हो गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विद द, ये बिल्कुल सही बात है। द ऑब्जेक्ट बी विल स्लिप विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इफ एफ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड और थर्ड करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो जी बहुत बढ़िया। 54 देखो भाई, 54 क्या कह रहा है, A 5 kg object is moving with a uniform velocity. A force 5 kg है, इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो अपने पास में आएगा वो आएगा माइनस का 3/5 आई कैप और प्लस का 4/5 जे कैप। इसमें मैंने फोर्स में मास का डिवाइड कर दिया। सडनली स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस आफ्टर टाइम टी। देखो वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब एक्स कंपोनेंट 0 होना, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो अपने पास में है वो 6 आई कैप है ना, और जो मेरे पास में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में +6 है और ये अपने पास -3/5 है, तो रिटार्डेशन है। तो इस वाली वेलोसिटी को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम का वैल्यू आएगा अपने पास में जो ux बाय रिटार्डेशन ax आ गया। तो बोलो ux का वैल्यू कितना है, 6 है, और ax का वैल्यू मेरे पास में आ गया 3/5, ये आ गया 2, तो टाइम का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 10 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या दिया हुआ है। Two blocks A and B having masses 2 kg and 3 kg respectively are connected by a string on rough horizontal surface. A force of 20 Newton pulls the 3 kg block. The surface offers friction on the other block with an equal coefficient of friction. What is the tension in the string? ये अपने से पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, two blocks A and B having masses 2 kg and 3 kg respectively are connected by a string on rough horizontal surface. A force of 20 Newton pulls the 3 kg block. The surface offers friction on both the blocks with an equal coefficient of friction. म्यू सेम है, इक्वेशन लिखूंगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अपने पास में एक ब्लॉक तो आ गया 2 kg का, एक ब्लॉक मेरे पास में आ गया 3 kg का। इस वाले पे एक फोर्स अप्लाई करोगे, इस फोर्स का वैल्यू बताओ अपने पास में कितने न्यूटन के बराबर था, 20 न्यूटन के बराबर था। सरफेस जो आएगी वो दोनों को इक्वल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफर करेगी, तो यहां से अपने पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ गया म्यू, यहां का भी म्यू आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बोलो कितना आएगा, म्यू इंटू 30। बोलो यहां का किसके बराबर आएगा, म्यू इंटू 20। और रस्सी में जो टेंशन आई उस टेंशन को मैं टी लिख सकता हूं, यहां पे मैं टी लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो अपने पास अगर मैं पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाता हूं, तो पूरे सिस्टम का इक्वेशन बोलो क्या बनेगा, अपन लोग बोलेंगे एफ माइनस का, ये बोलो कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ 50 बराबर में अपने पास टोटल मास बोलो किसके बराबर है, 5, इनटू में कौन आ जाएगा बताओ, ए। एक इक्वेशन तो अपन ने ये बना, क्योंकि पूरे सिस्टम को चलाने में टेंशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलो अभी बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन का अगर इक्वेशन आ गया अपने पास में, तो ए की वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं, बताओ कितना, 20 माइनस का म्यू इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5। ये अपने पास में एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया, 20 माइनस म्यू इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5। अब एक बात सोचो, इन दोनों ब्लॉक्स की इंडिपेंडेंट इक्वेशन बना लेते हैं। पहले वाले की इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, इस वाले की 20 माइनस का टी माइनस का 30 म्यू बराबर में इसका मास 3 है, एक्सेलरेशन ए है। ठीक है भाई साहब। अच्छा इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाएगा टी माइनस का म्यू इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में इसका एक्सेलरेशन आ गया ए। अब देखो ए को रिप्लेस करो और आपके पास में जनरल इक्वेशन से सोल्व करो, आंसर को बढ़िया से पोस्ट करो। यहां ये थोड़ा सा माथापच्ची का काम है, आप लोग थोड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर मैं याद करता नहीं और इतना आपको हिंट मैंने दे दिया है, आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 56 देखें भाई, क्या कह रहा है देखो, which one of the following organization is responsible for recommending the practical system of units of the measurement। तो एक्चुअल में ये BIPM जाता है, इंफॉर्मेटिव बेस्ड बात है, आप लोग याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 57 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी भाई साहब इंफॉर्मेशन सी है। इंफॉर्मेशन, द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -24 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। रेजोनेंस पार्टिकल जो आते हैं वो ह्यूज अट्रैक्शन में, न्यूक्लियर अट्रैक्शन में ये लाइफ स्पेन इतना ही शो करते हैं। जैसे आप पायोन मेजोन ये सब पढ़ते हैं, उनके लिए टॉपिक आता है। तो फर्स्ट सही है, द एज ऑफ द यूनिवर्स, ये भी बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन है। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर डिस्टेंस ट्रेवल गलत आएगा, आप लोग टाइम कैलकुलेट करोगे ना डी बाई वी से, तो ये अपने पास में गलत आ जाएगा आंसर। ठीक, और डी कितना होता है, 10 टू दी पावर -15 होता है। द रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टू दी पावर 7 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। 3 ऑप्शन करेक्ट आएंगे, 3 ऑप्शन। ये ऐसे क्या आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी मेरिट को डिग्रेड करने के लिए, छोड़ने के सवाल होते हैं, एक्चुअल में करने के सवाल नहीं होते। ठीक है 58 देखो भाई, आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, जो भी आंसर है आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो भाई, 59 में क्या दिया हुआ है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम x इक्वल टू a sin ओमेगा t, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या कह रहा है? फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है? स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट्स स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। गलत, वहां तो जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। इट्स स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, बिल्कुल सही बात है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन इट्स स्पीड इज मिनिमम। एक्सेलरेशन तो जीरो होगा क्योंकि ए का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई जीरो ए जीरो। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है, मीन पोजीशन पे, सही बात है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो अपने पास में स्टेटमेंट आ रहा है सेकंड और फोर्थ आ रहा है। अब देखो ऐसा कहीं कुछ बन रहा है क्या? सेकंड एंड फोर्थ, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। पांचवा स्टेटमेंट भी है क्या इसमें यार? वैसे गलत हो गया। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, acceleration is maximum when its speed is minimum। कह रहा है its speed is maximum when its displacement is maximum, गलत हो गया। दूसरा अपने पास में सही हो गया। और ये कह रहा है its acceleration is maximum when its speed is minimum। गड़बड़ लग रहा है मेरे को भाई साहब इसमें क्वेश्चन में। ऑप्शंस जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर। क्योंकि देखो जो अपने पास में कंडीशन बनाते हैं ना, वो कंडीशन ऐसे बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे पास में a sin ओमेगा t हो गया तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूं a ओमेगा cos ओमेगा t। तो जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां वेलोसिटी जीरो होती है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जहां एक्स जीरो आता है वहां एक्सेलरेशन भी जीरो आता है, और जहां एक्स मैक्सिमम आता है वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आता है। तो ये कह रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम। ये तो सही बात है यार, मीन पोजीशन पे होता है। तो इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, उसका वेग और त्वरण सदैव लंबवत होते हैं, लंबवत नहीं होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एसएचएम के अंदर। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी लग सकता है और उससे अपोजिट भी लग सकता है, कंडीशन आ सकती है। तो ये अपने पास में देखो, ये तो दोनों अपने इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, ये तो सही जा रहा है। फोर्थ वाला, ये फिफ्थ है मेरे हिसाब से शायद, ये तो बैठ ही नहीं रहा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये जान नहीं रहा। फेज डिफरेंस पाई बाई टू का हो सकता है दोनों में, फेज डिफरेंस पाई बाई टू का हो सकता है। फिर तो देखो इसको मैं करेक्ट मान सकता हूं अगर फेज डिफरेंस की कंडीशन पे माना गया है, तब तो अपन इसको दूसरे को और चौथे को और पांचवे को सही मान सकते हैं। तो यहाँ फेज डिफरेंस मेंशन करना चाहिए था, तब तो देखो ये ऑप्शन जा सकता है, अदरवाइज जाएगा नहीं भाई, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो। 60 क्या कह रहा है भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू बी स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट वुड बी अंडर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होने का मतलब वेलोसिटी का घटना। जो जितना लैंग्वेज मेरे समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल देता हूँ, ये वेलोसिटी है, एक्सिस इस पे टाइम है। रिटार्डेशन तभी बनेगा जब अपने पास में ये थीटा जो आएगा वो मोर देन 90 आएगा। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया और पार्टिकल रिटार्डिंग कंडीशन में आएगा। इसका मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, ऑप्शन नंबर 3। और बाकी आप लोग भाई सॉल्यूशन देखो स्पीडली करवाया है, क्योंकि 60 क्वेश्चन अगर वैसे करेंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। फिर भी किसी को कुछ डिस्कशन करना हो मेरे से आप लोग कर सकते हैं। बीच में मैंने कुछ वैल्यूज डेटा अनसोल्व छोड़े, आप लोग उसको सोल्व करने का ट्राई करें। एक वो इनर्शिया वाले डिस्क वाले कंडीशन को आप लोग जरूर से थोड़ा सा एक बार देख लें। मुझे थोड़ा उसमें लग रहा है mr² by 2 का लोचा उसके अंदर आएगा, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 की कंडीशन से जाता है, ऐसे तो जाता नहीं है। क्लियर है? ओके, मिलते हैं आगे और लेक्चर्स के साथ में।